अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम जो है ना कैपिटल गेन जो सेक्शन 37 है 37 है इसको जो है ना वो हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, हेड ऑफ इनकम कैपिटल गेन्स। ठीक है, अब मैं जहाँ से बुक से पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको वो राइटिंग नज़र नहीं आती तो प्लीज़ इस तरह करें, आप अपने पास जो मटेरियल है, बुक है या साफ फॉर्म में आपने जो है लैपटॉप में जो है इसको जो है ना वो IBR की वेबसाइट से उसको डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, तो आप जो है ना वहाँ से देखती जाएगा और जो है ना मेरा जो मैं बोलता जाता हूँ, ठीक है, उसको सुनते जाएगा। ठीक है, इन केस अगर आपको ये राइटिंग नज़र नहीं आती जो बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो 37 जो कैपिटल गेन है सेक्शन 37 है, उसका सब सेक्शन क्या है, 1 है। ठीक है, हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। वो कहते हैं सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस अ गेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट बाय पर्सन इन अ टैक्स ईयर अदर देन अ गेन दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी चार्ज टू टैक्स इन दैट ईयर अंडर द हेड कैपिटल गेन। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट वो कहते हैं कि कैपिटल गेन है। ठीक है, कैपिटल गेन होता है। कैपिटल गेन हम पहले इसको समझते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है, कैपिटल गेन कैसे किसी है। ठीक है, फिर हम जो है ना उस सेक्शन की तरफ आते हैं। वो कहते हैं गेन अराइजिंग ऑन डिस्पोजल और सेल। ठीक है, डिस्पोज ऑफ का मैंने किया सॉल्व करा। ठीक है, ऑन डिस्पोजल ऑफ या सेल ऑफ, ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स। ठीक है, जो गेन आप हासिल करते हैं कैपिटल एसेट को बेच के, ठीक है ना, और इनके ऊपर जो गेन आप हासिल करते हैं, ठीक हो गया, तो वो क्या कहलाता है, वो कैपिटल गेन जो है ना वो कहलाता है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना वो कहते हैं कि कैपिटल एसेट है क्या चीज़। ठीक है, ठीक है, फिर सवाल ही पैदा होता है ना कि कैपिटल एसेट है क्या चीज़। ठीक है, तो पहले हम इसको समझते हैं। इसने यहाँ पर जो इसकी डिफिनेशन दी हुई है, ठीक है ना, ये सब सेक्शन 5 है, ये सब सेक्शन 5 है। ठीक है, जो सेक्शन 37 है उसका सब सेक्शन 5 है, वहाँ पर इसने क्लियरली जो है ना उसको डिफाइन किया कि कैपिटल जो है ना वो एसेट में क्या क्या चीज़ें जो आती है। ठीक है, कहते इन दिस सेक्शन कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड इन अ बिजनेस बट डज नॉट इंक्लूड। ये जो चीज़ें ये बता रहे हैं ना, आगे हम जो पढ़ेंगे, ठीक है ना, स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमर स्टोर, रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है ना, या आगे जो है ना वो मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज़ हो गया, या अमोर्टाइजेशन और डिप्रेशन हो गया। वो कहते हैं कि कैपिटल एसेट में ये चीज़ें नहीं आएगी, बाकी जितने भी चीज़ें हैं वो क्या, वो कैपिटल एसेट का हिस्सा बनेगी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कैपिटल एसेट में जो है ना वो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना सब सेक्शन को, उसको हम जो है ना वो पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें बता रहे हैं ये क्या होगी, कैपिटल एसेट का हिस्सा नहीं बनेगी। ठीक है, ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें आएगी वो क्या होगी, कैपिटल इनके अलावा वो क्या होगी, वो कैपिटल एसेट का पार्ट होगी, उसको कैपिटल एसेट माना जाएगा। ठीक है, अब मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि कैपिटल एसेट का हिस्सा नहीं है बट डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, पहला क्या है, जो कैपिटल एसेट का हिस्सा नहीं होगा वो क्या होगा, स्टॉक इन ट्रेड होगा। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड होगा। अब ये सुन, जो स्टॉक इन ट्रेड होता है वो क्या होता है, जो बिजनेस ने क्या होता है रीसेल पर्पस के लिए क्या होता है रखा होता है। ठीक है, जिसको उसने जो है फ्यूचर में बेचना होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं आपको जो है इसके साथ जो है ना कुछ जो है वो एग्जांपल दूंगा डियर स्टूडेंट, तो आपको जो है ना कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक फर्नीचर है। ठीक है, एक फर्नीचर है, ठीक है ना, जो कि आप क्या करते हैं, आपका जो बिजनेस का ऑफिस है। ठीक है, फर्नीचर है आपका जो है ना वो बिज़नेस का जो ऑफिस है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, वो फर्नीचर पड़ा होता है, उसको जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर ऑफिस पर्पस के लिए। ठीक हो गया, तो ऐसा फर्नीचर क्या होगा, वो कैपिटल एसेट में क्या होगा, वो फॉल करेगा, वो कैपिटल एसेट में आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है, वो स्टॉक इन ट्रेड, वो कैपिटल एसेट में नहीं आएगा। तो वो इसकी एग्जांपल कौन सी होगी, अगर वो डियर स्टूडेंट फर्नीचर, अगर वो फर्नीचर आपने क्या किया है शॉप में जो है ना, वही फर्नीचर ये वाला आपने शॉप पे रखा होता है, किस पर्पज़ के लिए, उसको जो है ना वो जो है ना वो रीसेल पर्पज़ के लिए। ठीक है, उसको जो है ना वो सेल जो है ना वो पर्पज़ के लिए आपने जो है ना वो शॉप में जो है ना वो रखा होता है। ठीक है ना, तो वो फर्नीचर क्या कहलाएगी, वो फर्नीचर जो आपने शॉप में रखा होता है वो क्या कहलाएगी, वो स्टॉक इन ट्रेड जो है ना वो कहलाएगी। ठीक है, और वो क्या होगी, कैपिटल एसेट का वो हिस्सा नहीं होगी। ठीक है, नंबर एक, स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, हम एक और एग्जांपल, आपके पास क्या है, कोई जो है ना एक व्हीकल है। ठीक है ना, उसको क्या अगर आप बिजनेस पर्पज़ के लिए क्या होता है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
तो उस सूरत में क्या होगा, वो जो एक व्हीकल आप बिजनेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं वो क्या होगा, वो कैपिटल एसेट का पार्ट होगा, यानी वो कैपिटल एसेट जो है ना वो क्या होगा, वो समझा जाएगा, कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, व्हीकल क्या होगा, वो कैपिटल स्टॉक का कब हिस्सा होगा, अगर वही व्हीकल, अगर वही जो गाड़ी है आपने उसको जो है ना वो शोरूम में जो है ना उसको खड़ी की है। शोरूम में आप किस लिए खड़ी करते हैं, उसको जो है ना वो सेल पर्पस के लिए खड़ी करते हैं ना, आपने उसको जो है ना वो सेल आउट करना है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जो व्हीकल आप शोरूम में खड़ी करते हैं ताकि जो है ना इसको से आपने जो फ्यूचर में इसको सेल आउट करना है, तो वो क्या कहलाएगी, वो स्टॉक इन ट्रेड कहलाएगी और वो कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं होगी। लेकिन जिस तरह मैंने ये कहा है कि जो व्हीकल आप बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, या जो फर्नीचर जो मैंने एग्जांपल दी है एग्जांपल नंबर 1 में, अब उसको व्हीकल उसको फर्नीचर को आप बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं तो आपका जो है ना वो कैपिटल एसेट होगा। लेकिन अगर वही फर्नीचर या जो वही गाड़ी आपको जो है ना वो जो है ना वो स्टॉक इन ट्रेड के तौर पर जो है ना वो यूज़ होगा, जैसे आपने यहाँ पर शॉप में जो है ना वो इसको रखा हुआ है, व्हीकल को आपने शोरूम में खड़ा किया है, तो वो स्टॉक इन ट्रेड कहलाएगा और वो कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं समझा जाएगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। फिर आ जाते हैं कंज्यूमेबल जो है ना वो स्टोर आ जाती है, ठीक है ना। ये क्या होगा, कैपिटल एसेट का हिस्सा नहीं कहलाएगा, ठीक है। सॉरी, कंज्यूमेबल MABLE, ठीक है, CONSUMABLE, कंज्यूमेबल जो है ना वो स्टोर, ठीक है। यहाँ पर जो है ना वर्ड यूज़ किया कंज्यूमेबल, किधर गया, कंज्यूम, हाँ ये वाला कंज्यूमेबल स्टोर, ठीक है। तो कंज्यूमेबल स्टोर में क्या आ जाती है, इसमें क्या आ जाती है, ऑयल आ जाती है, ठीक है ना, ये कोई ग्रीस आ जाती है, या कोई स्टेशनरी जो ना वो सबका सामान नहीं आता, पेन पेंसिल वगैरह, ठीक है ना, स्टेशनरी, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी, वो कंज्यूमेबल गुड्स स्टोर कहलाती है और वो क्या होगी, आपका कैपिटल जो आपका जो ना वो कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं होगी, ठीक है। अगर दूसरा फिर क्या होगा, तीसरा रॉ मटेरियल होगा, ठीक है ना, रॉ मटेरियल होगा, ठीक है ना। वो क्या होगा, आपका कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। ये मैं साथ साथ क्रॉस भी लगा रहा हूँ, ठीक है। ये स्टॉक इन ट्रेड भी कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये हो गया। फिर हम आगे मज़ीद वो बताते हैं कि एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन इज इंटाइटल्ड टू अ डिप्रिसिएशन डिडक्शन अंडर सेक्शन 22 अमोर्टाइजेशन डिडक्शन, ठीक है ना। कोई ऐसा एसेट, ठीक है, जिसकी जो है ना वो क्या कहते हैं, जिसकी जो है ना वो कोई जो डिप्रिशिएबल एसेट है या जिसकी वैल्यू में कमी आती है, ठीक है, या कोई इंटेंजिबल एसेट है जिसकी आप क्या करते हैं, अमोर्टाइजेशन करते हैं, ठीक है। जो इंटेंजिबल एसेट होता है ना, इसकी क्या होती है, जो वैल्यू कम होती है ना उसको अमोर्टाइजेशन कहा जाता है। जो आपका जो फिक्स एसेट होता है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू कम होती है ना तो वो क्या कहलाती है, वो आपका जो है ना वो डिप्रिशिएशन जो है ना वो कहलाते हैं। फिक्स एसेट वो होती है जो कि एक लंबे अरसे तक, जो कि मोर देन, जिसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 1 साल से ज़्यादा होती है, तो वो क्या बोलते हैं, वो फिक्स एसेट कहलाती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसा जो है ना वो क्या होता है, यहाँ पर वो कहते हैं कि कोई ऐसा प्रॉपर्टी जिसकी अगर आप डिप्रिशिएशन होती है या जिसका ना इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, जिसकी अमोर्टाइजेशन होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो कैपिटल स्टॉक का हिस्सा नहीं कहलाती, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट हो गया। फिर वो कहती है एनी मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द पर्सन और एनी मेंबर ऑफ द पर्सन डिपेंडेंट ऑन द पर्सन, ठीक है। अभी क्या होती है यहाँ पर, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, यूज्ड फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है, यूज फॉर पर्सनल यूज़। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो आप पर्सनल ज़ाती इस्तेमाल में जाना वो लाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, वो कैपिटल स्टॉक का पार्ट नहीं कंसिडर की जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ बताई है इसने, देखो जो मैंने रेड लाइन में इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, एक्सक्लूडिंग कैपिटल एसेट स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 38, ठीक है। इसको हम जो है वो आगे जाते हैं, ये वाला वो यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये 5 वाला। यहाँ पर इसने दिए पेंटिंग, स्कल्पचर, जो वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी, बुक हो गया, मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, पोस्ट स्टैम्प हो गया, कॉइन होगा या एंटीक हो गया, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर आप ये चीज़ें, ये क्या है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको आप मूव कर सकते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, तो वो कहते हैं कि ये चीज़ें क्या कहते हैं, अगर आप उनको ज़्यादा इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं तो वो क्या कहलाएगी,
वो कैपिटल एसेट का हिस्सा कहलाएगी, ठीक है ना, वो कैपिटल एसेट ही कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग कैपिटल एसेट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 38, ठीक हो क्या। तो वो कहते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगा, वो क्या होगी, जो आपको जो है ना वो सेक्शन 5 में जो आपको जो है ना मूवेबल प्रॉपर्टी गिवन है ना, अगर आप उसको ज़ाती इस्तेमाल के लिए ज़ाती जो है ना वो इस्तेमाल में लाते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, वो क्या होगी, वो कैपिटल एसेट का हिस्सा होगी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कोई और भी, यानी जो सब सेक्शन 5 है, ये जो मैंने नाम अभी लिए हैं, इसके अलावा जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी और वो आप ज़ाती इस्तेमाल में लाते हैं, तो वो क्या होगी, वो कैपिटल एसेट्स का हिस्सा नहीं होगी। लेकिन जो सब सेक्शन 5 में गिवन है, ठीक है, जो मैंने नाम लिए हैं अभी, वो क्या होगी, वो क्या होगी, बेशक वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, और वो क्या, वो बेशक वो आपको ज़ाती इस्तेमाल के लिए क्यों ना यूज़ करते हो, वो क्या होगी, वो कैपिटल एसेट कहलाएगी, वो कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो हम जो है सब सेक्शन 1 की तरफ आ जाते हैं। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस अगेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट बाय पर्सन इन अ टैक्स ईयर अदर देन अगेन दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, ठीक है, शैल बी चार्ज टू टैक्स। वो कहते हैं कि जो गेन आप हासिल करते हैं, लेकिन वो गेन जो कि टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, इनको छोड़ के बाकी जो भी गेन आप जो है ना वो कैपिटल एसेट को बेच के जो है ना आप हासिल करेंगे, तो वो क्या होगी, उसके ऊपर जो है ना वो टैक्स लगेगा, दैट विल बी सब्जेक्टेड टू टैक्स। लेकिन वो गेन जिसके ऊपर टैक्स एग्जेम्प्टेड है, वो क्या होगी, उसके ऊपर जो है ना वो क्या होगी, टैक्स तो चार्ज तो नहीं होगी ना। इसके अलावा जो भी कैपिटल एसेट आप बेचेंगे, उसके ऊपर जो है ना आप गेन हासिल करेंगे, वो क्या होगा, उसके ऊपर जो है ना वो टैक्स लगेगा, ठीक है। अब देखिए मैं सिर्फ एक एग्जांपल ली, जो वो कहते हैं अदर देन गेन दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है। कौन सा गेन है जिसके ऊपर जो है ना वो टैक्स जो कि जो है ना वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, एक होता है एक्सपोर्ट, ये होता है एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट और प्रोसेसिंग जोन्स होते हैं, ठीक है, PROCESSION, ठीक है, प्रोसेसिंग जोन्स होते हैं, ठीक है ना। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ EPZ कहा जाता है, ठीक है। ये बेसिकली एक स्पेसिफिक की जोन्स होते हैं ना, एक एरियाज होते हैं ना, जहाँ पर वो कंपनीज ऑपरेट करती हैं, जो क्या होते हैं, जो कि इसने बायर क्या होती है, गुड्स क्या होती हैं, कोई और जो है ना वो सर्विसेज क्या होती है, वो आगे एक्सपोर्ट करनी होती है, ठीक है। तो वो स्पेशल जोन होते हैं, वहाँ पर वो कंपनीज ऑपरेट कर रही होती है, ठीक है, जिसने आगे एक्सपोर्ट करना होती हैं, ठीक है। तो उस कंपनी के शेयर्स क्या करते हैं, अगर आप बेचते हैं, ठीक है ना, और इनके ऊपर जो ना आप कोई गेन हासिल करते हैं, ठीक है ना, यानी वो कंपनीज जो कि स्पेशल एक प्रोसेसिंग जोन में ऑपरेट करते हैं, अगर उनके शेयर्स आप बेचते हैं और इनके ऊपर आपको गेन हासिल होता है, तो वो गेन क्या होगा, दैट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, उसके ऊपर उस गेन के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैंने वैसे एग्जांपल दिए कि कौन सा गेन जो है ना, कौन सा गेन है जिसके ऊपर जो है ना वो टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो इसके और भी एग्जांपल है, लेकिन मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की मैंने एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को समझाने के लिए, ठीक है, कि अदर देन गेन दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ठीक है। तो ये पहला सब सेक्शन बी क्लियर हो गया। अब वो कहते हैं नॉट विथस्टैंडिंग, ये IA है, ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं, सॉरी 1A है, notwithstanding anything contained in the subsection 1 and 3 gain under by a person in a tax year shall be charged to tax in that year under head capital gains at the rate। अब देखिए सुन, यहाँ पर क्या है, वो रेट इसने आपको बताए हैं कि क्या होगा, जो कैपिटल गेन के जो रेट्स है, ठीक है ना, यानी किस गेन जो कैपिटल गेन होगा, इसके ऊपर जो ना किस हिसाब से जो ना वो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो वो सारे जो रेट्स है वो कहाँ पर गिवन है, वो फर्स्ट शेड्यूल में जो ना वो गिवन है, आप वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर जो ना वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सबसे हमारे जो है इतनी काम की जो ना वो नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। वो फर्स्ट शेड्यूल आप देख लीजिएगा, आगे आखिर में जो ना वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के आखिर में गिवन होगा, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। वो कहता है कि सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 3 and 4 द गेन अराइजिंग ऑन अ डिस्पोजल ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय अ पर्सन शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डिंग विद द फॉलोइंग फार्मूला, ठीक है। अब देखिए सुनिए, इसको चीज़ को आपने जो ना वो याद में रखनी है, ठीक है ना। अगर इन केस आप गेन हासिल करते हैं, ठीक है ना, ये क्या है, गेन का फार्मूला है, ये गेन है, ठीक है ना, गेन, ठीक है। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये होता है A माइनस B होता है। अब आपसे MCQs जो है ना वो में उस तरह पूछा जाता है कि इसमें अगर इन केस ऑफ गेन है ना, फार्मूला जो है ना, ये क्या गेन का फार्मूला है, ठीक है ना, गेन को कैलकुलेट करने का फार्मूला है। तो उसमें वो कहते हैं कि A क्या होगा और B क्या होगा फॉर स्टैंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखो, A इज द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द पर्सन डिस्पोजर ऑफ द एसेट, ठीक है ना।
और बी क्या होगा, वो कॉस्ट ऑफ द एसेट होगा। ये क्या होगा, कॉस्ट ऑफ द एसेट, यानी जो कीमत पे आप किसी चीज़ को जो है ना वो ख़रीदते हैं, ठीक है ना, वही उसकी कॉस्ट होती है ना, ठीक है। और कंसीडरेशन क्या होता है, कंसीडरेशन, ठीक है, ठीक है ना, कंसीडरेशन और सेल करना, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना, मैंने एक चीज़ जो है ना ख़रीदी थी, कैपिटल एसेट जो है ना वो मैंने ख़रीदा था। मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया था, मैंने 50,000 रुपये का, मैं फॉर द एग्जांपल 50,000 रुपये का जो है ना वो ख़रीदा था, ठीक है। मैंने इसको बेचा, मैंने इसको बेचा 60,000 रुपया का, मैंने उसको बेचा। तो जो 60,000 रुपया होंगे वो क्या होगी, वो कंसिडरेशन कहलाती है, यानी जो मैंने उसको चीज़ को बेच के जो मुझे पैसा हासिल हुआ वो क्या कहलाएगी, वो कंसिडरेशन कहलाती है, ठीक है ना। इस सूरत में क्या होगा, जो 60,000 मुझे हासिल हुआ उस चीज़ को बेच के, तो वो क्या होगा, वो कंसिडरेशन जो है ना वो कहलाएगी, ठीक है ना। तो कंसिडरेट को गेन को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, ए माइनस बी, बी इज़ द कॉस्ट ऑफ द एसेट, और वो क्या होगा, कंसिडरेशन और सेल ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है, ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है क्या डियर स्टूडेंट्स। तो इसको आपने जो ना वो ध्यान में रखना, ये क्या गेन का फार्मूला है, और आपसे इसमें से ये पूछे जाते हैं कि ए स्टैंड फॉर, बी स्टैंड फॉर, ठीक है ना। अब जो है ना ये आगे ये जो खैर है जो लॉस है ये आगे जो ना वो चल के वो बताते हैं, लेकिन मैं इसके साथ ही जो ना आपको बता दूं, ठीक है, इनके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। वो आगे चल के गेन का लॉस का फार्मूला बताते हैं। देखो यहाँ पर 38 जो है ना वो सेक्शन 38 है, उसमें आपको जो है ना वो बताता है, ठीक है। देखो ये आपको लॉस का फार्मूला बताता है। लॉस का फार्मूला क्या है, ए माइनस बी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, ये लॉस का फार्मूला देखो आप, लॉस का फार्मूला आपने देखना है वो क्या है, ए माइनस बी होगा, ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है ना वो क्या होगा, इन केस ऑफ लॉस, अगर आपने लॉस को कैलकुलेट करना है, इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट, ए क्या होगा, वो एसेट की कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ एसेट। गेन की सूरत में क्या था, ए क्या था, कंसिडरेशन और सेल ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, और वो चेंज हो गए, अपोजिट हो गए, ठीक है। ये लॉस का फार्मूला है, वो गेन का फार्मूला है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि इन केस ऑफ लॉस ऑन कैपिटल एसेट फार्मूला आपको दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें से ए किस में स्टैंड होगा, ठीक है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, इनको जो है ना वो कंफ्यूज नहीं होना। फिर बी क्या होता है, यहाँ पर वो खुद बताता है, इन केस ऑफ लॉस को कैलकुलेट करने में, इज द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द पर्सन, ठीक है, ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट। तो वो क्या होता है, कंसिडरेशन होता है, ठीक है ना, ये क्या है, कंसिडरेशन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, ठीक है। गेन की सूरत में क्या था, बी क्या था, वो कॉस्ट ऑफ एसेट था, लेकिन लास्ट की फार्मूले में बी क्या है, वो कंसिडरेशन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट है, ठीक है। मिसाल तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना, वही एग्जांपल हम चलाते हैं, ठीक है। आपने एक चीज़ किया कि ये 50,000 रुपये की क्या थी, आपने उसको ख़रीदी, आपने क्या किया, बेचा, ये आपकी क्या है, कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट आपकी एसेट है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट हो गया, ठीक है। मैं शॉर्ट शॉर्ट लिख रहा हूँ, मैं ऐसा बोल भी रहा हूँ, कोई इशू नहीं होना चाहिए। और ये क्या आपने क्या किया, उसको बेचा, ये क्या कहलाएगी, जो आपने बेचा और बेच के जो आपने अमाउंट रिसीव की वो क्या कहलाएगी, वो कंसिडरेशन जो है ना वो कहलाएगी, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो अब आप क्या करेंगे, लॉस को कैलकुलेट करने के लिए कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या ए क्या है, कॉस्ट है, तो आप जो है 50,000 क्या है, आपने इसके ऊपर ख़रीदा था, ठीक है, 50,000, और कंसिडरेशन आपको कितना हासिल हुआ, यानी आपको बेच के जो अमाउंट और कितनी हासिल हुई, माइनस 60,000, ठीक है। तो आपको लॉस कितने का हुआ, आपको जो है आपने ख़रीदा इतने का था, बेचा इतने का था, तो आपको लॉस कितने का हुआ, आपको जो है ना वो 10,000 रुपये का आपको लॉस जो है ना वो हो गया है, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह जो है ना वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो फार्मूला था गेन का, उसको हम समझे, मैंने कहा था कि आपने कितने का ख़रीदा है, कॉस्ट कितनी थी, 50,000 रुपये की, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या था, ए क्या था, वो कॉस्ट ऑफ द एसेट था, लेकिन बी क्या था, वो कॉस्ट ऑफ द एसेट, ए क्या था, कंसिडरेशन था। तो आपने बेचा कितने का, 60,000 रुपये का, ठीक है। ये मैंने उसको गेन के फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए आपने गेन कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ए क्या था, कंसिडरेशन था, यानी आपने उसको बेच के जो आपने हासिल किया 60,000, माइनस बी क्या था, कॉस्ट ऑफ द एसेट, यानी आपने ख़रीदा कितने का था, 50,000 रुपये का मैंने ख़रीदा था, ठीक है। तो वो क्या होगा, मैं 50,000 माइनस कर दूंगा, तो पीछे क्या रह जाएगा, 10,000 क्या होगा, मुझे क्या होगा, मेरे पास मुनाफा रह जाएगा, ये क्या होगा, ठीक है।
ये मेरा क्या होगा, ये मेरे पास होगा कैपिटल गेन जो है ना वो क्या होगा, वो कहलाएगा। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, जो 10,000 का रुपया का जो मुझे नुकसान हुआ है वो क्या कहलाएगा, कैपिटल लॉस जो है ना वो क्या होगा, वो कहलाएगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ना ये समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने एसेट को यूज़ किया ना, यहाँ पर क्या है, वो कैपिटल एसेट की वो बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर कैपिटल एसेट की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, और मैंने कैपिटल एसेट को आगे मैंने एक्सप्लेन भी किए है। ठीक है ना। ये कैपिटल एसेट मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर, रॉ मटेरियल होगा। ऐसे एसेट्स जो है ना जिनके ऊपर जो है ना वो अमोर्टाइजेशन होती है, अमोर्टाइजेशन या ऐसे फिक्स एसेट इसके ऊपर जो डिप्रेशन होती है, या जो इंटेंजिबल एसेट इसके ऊपर अमोर्टाइजेशन होती है, या जो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है आप पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उन चीज़ को, इन चीज़ के अलावा जो भी चीज़ होगी वो क्या होगी, वो कैपिटल एसेट में क्या होगी, वो या ना वो कैटेगरी में आएगी। ठीक है, यानी मैं बता चुका हूँ कि कैपिटल एसेट क्या चीज़ है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपको ये जो इसके साथ इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने कैपिटल एसेट की जो डिफिनीशन आपको बताई है, ठीक है ना, तो इसमें से ऐसे एमसीक्यूज जो है ना वो बन सकता है। ठीक है, इसको आपने ना वो देख लीजिएगा। ठीक है, ये कैसे होता है, वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलो अंडर द डिफिनीशन ऑफ कैपिटल एसेट एक्सेप्ट, ठीक है, ज्वेलरी, बुक, पेंटिंग एंड कैपिटल स्टॉक। ठीक है ना, तो ये सारे क्या है, ये कैपिटल एसेट की डिफिनीशन में आते हैं, लेकिन क्या होता है, स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है वो इसके डिफिनेशन में नहीं आता कैपिटल एसेट भी। ठीक है, तो आपको आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, फिर सब सेक्शन 3 है। ठीक है, 37 जो सेक्शन है कैपिटल गेन, उसका सब सेक्शन 3 है। ठीक है, वो कहते हैं इस एक साथ डील करते हैं। वो कहते हैं कि आपका जो है ना वो कैपिटल गेन के ऊपर आपने टैक्स को, जो कैपिटल गेन टैक्स है वो आपने कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वो ये जो है ना वो बताता है। ठीक है, वो सेक्शन जो सब सेक्शन 3 है वो उनके साथ डील करता है। ठीक है, तो मैं आपको जो है ना एग्जांपल दूंगा, वहाँ के ज़रिए जो है ना मैं आपको जो है ना वो समझा दूंगा कि ये कहना जो है ना वो क्या चाहता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा डियर स्टूडेंट, आपको एक चीज़ जो है ना ये आगे भी इस्तेमाल होगा, आपने इसको जहन में रखना है। एक होता है होल्डिंग पीरियड होता है। ठीक है, ये आगे भी इस्तेमाल होगा, तो मैं आपको अभी से जो है ना वो बता दूं। ठीक है, होल्डिंग पीरियड क्या होता है कि कितना अरसा आपके पास जो है ना कोई एसेट आपके पास रहा। ठीक है ना, यानी यानी आपने जो है ना वो बाय करने से लेकर उनको सेल करने तक जितना अर्सा आपके पास रहा वो क्या कहलाएगा, वो होल्डिंग पीरियड क्या होगा, वो कहलाएगा। ठीक है ना, कितना अर्सा आपके पास कोई चीज़ या एसेट आपके पास रहा। ठीक है, तो आपने जो है इसको जहन में रखना है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो कहते हैं व्हेन अ कैपिटल एसेट, ये सबसेक्शन 3 की मैं बात कर रहा हूँ, व्हेन अ कैपिटल एसेट हैज़ बीन हेल्ड बाय पर्सन फॉर मोर देन 1 ईयर। ठीक है, अब यहाँ पर वो कहते हैं कि कैपिटल एसेट क्या होगा, कैपिटल एसेट, इसको अपने जहन में रखना है कि कैपिटल एसेट अगर आप क्या होगा, मोर देन 1 ईयर। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ग्रेटर की निशान है। ठीक है ना, ये ग्रेटर की निशान है। अगर आपके पास जो है ना एक साल से ज़्यादा तक जो है ना वो आपसे आपसे अर्ज से रहा। ठीक है, तो फिर क्या उस सूरत में कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स कैसे जो है ना वो कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं। आपने क्या किया था 2022 1 जनवरी 1 जनवरी 2022 को आपने कोई एसेट जो है ना कैपिटल एसेट आपने परचेज किया था, जिसकी कीमत क्या थी, जिसकी कीमत थी 1 लाख रुपये आती। ठीक है, हम एक सपोज करते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आपने बाय किया था। ठीक है, ये आप क्या किया था, आपने बाय किया था 1/1/2020 को। ठीक है, सॉरी बाय किया था। ठीक हो गया, अब आपने क्या किया, 5/1/2023, यानी क्या हुआ, एक साल से ज़्यादा अरसा हुआ। मैंने क्या क्या कैपिटल एसेट आपने एक साल से ज़्यादा अरसा हुआ हो, और एक साल के अरसे के बाद आपने क्या किया, उसको बेच डालना है। ठीक है, तो क्या है, 5/1/2023, यानी इसका मतलब ये कि एक साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है और आपने उसको बेच डाला है 3 लाख रुपया का। ठीक है, उसको 3 लाख रुपया का आपने बेच डाला। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट मुझे बताइएगा, तो आपके ऊपर जो है ना आपको जो है ना वो कैपिटल गेन कितना हासिल हुआ डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है ना वो 2 लाख रुपया का क्या हुआ, आपको कैपिटल गेन जो है ना क्या होगा, आपको जो है ना वो हासिल हुआ है। अब डियर स्टूडेंट वो कहते हैं ये जो आपको कैपिटल गेन हासिल हुआ है ना, इसको क्या करो, 3/4
या 3/4 क्या होता है, या 75 75% बनते हैं ना, 3/4 क्या होते हैं, 75% बनते हैं। इसको ऐसे निकालते हैं, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100 होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, 75% आता है, ठीक है। 3% आर, सॉरी ये आर मैंने लिख दिया, या आर 75%। ये जो आपको कैपिटल गेन हासिल हुआ है ना, उनको क्या करो, 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो जो हम कैपिटल गेन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर कितना आएगा 3/4 के साथ। तो डियर स्टूडेंट आंसर आएगा 1,50,000। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो आंसर आया ना 3/4 को मल्टीप्लाई करने के बाद कैपिटल गेन के साथ, अब वो कहते हैं कि इसके ऊपर क्या होगा, अब क्या होगा, वो इसके ऊपर टैक्स लगेगा। ये जो अमाउंट आया ना 1,50,000, इसके ऊपर क्या होगा, टैक्स लगेगा, ठीक है। मैं अगर लिख तो दिस अमाउंट, यानी क्या होगा, इट विल बी सब्जेक्टेड टू कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। ये जो अमाउंट हमारे पास आई है इसके ऊपर क्या होगा, हमारा कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, ठीक हो गया। आपने इस तरह जो ना उसको फाइन करनी है, ठीक है। तो फिर जो 50,000 बाकी बच गया ना, 2 लाख में से 1,50,000 किया, तो बाकी 50,000 आ गया ना, इसके ऊपर जो ना क्या होगा, वो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो वो जो है ना, दो सब सेक्शन 3 है, वो ये जो है ना वो कहना चाहता है कि अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट है, 1 साल से ज़्यादा अरसा रहा हो आपके पास हो, यानी होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा हो, और आपने उसको बेच दिया हो, ठीक है ना, तो फिर उसके ऊपर जो है ना वो टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ये इनके साथ डील करता है कि ऐसे टैक्स कैलकुलेट होगा, जितना गेन बनता है, ठीक है, उनके साथ 3/4 या 75% क्या करो, मल्टीप्लाई करो। जो भी अमाउंट आएगी क्या होगा, वो अमाउंट क्या होगी, उसके ऊपर क्या होगा, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और बाकी क्या होगा, जो बाकी अमाउंट बच जाएगी, यानी 2 लाख में से क्या गया, हमारा गेन 2 लाख था ना, 2 लाख में से 1,50,000 रुपया गया, बाकी जो 50,000 रुपया रह गया, इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। बल्कि जो अमाउंट 3/4 को मल्टीप्लाई करके आ जाए, उनके ऊपर क्या होगा, दैट विल बी सब्जेक्टेड टू कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर हम आगे आ जाते हैं 3A है, ठीक है, 3A है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपने क्या करना, कैपिटल गेन टैक्स आपने कैसे जो है ना वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसने एक टेबल दिया है, इसको आपने क्या करना है, उसको जहन में जो है ना वो रखना है, ठीक है। वो कहता है वेयर द होल्डिंग पीरियड, मैं बता चुका हूँ कि जितना अर्सा आपने कोई एसेट जो है ना अपने पास रखते हैं वो आपका होल्डिंग पीरियड कहलाता है, ठीक है। वेयर द होल्डिंग पीरियड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, अगर होल्डिंग पीरियड किसी एसेट का क्या हो, वो क्या हो, वो 1 साल से कम हो, ठीक है ना, डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, यानी क्या हो, 1 साल से कम हो, तो जितना भी कैपिटल गेन क्या होगा वो हासिल होगा, ठीक है। आप यानी उसको आपको बेचेंगे, उसके ऊपर अगर आपको कैपिटल गेन हासिल हुआ तो वो पूरे का पूरा क्या होगा, वो उसके ऊपर जो है ना वो टैक्स लगेगा, ठीक है। जितना भी गेन होगा पूरे के पूरे गेन जो है ना वो क्या होगा, डेट विल बी सब्जेक्टेड टू टैक्स, ठीक हो गया। ये तो हो गया पहला, ठीक है। मैं आपको जरा साथ साथ यहाँ पर बता दूँ ताकि आपको कोई इशू ना हो, ठीक है ना। होल्डिंग पीरियड, पहला केस हम क्या लेते हैं, ये पहला केस है, होल्डिंग पीरियड है, ठीक है ना। वो क्या हो, 1 ईयर से क्या हो, वो क्या हो, वो सॉरी 1 ईयर से क्या हो, वो लेस हो, ठीक है ना। होल्डिंग पीरियड क्या हो, 1 ईयर से लेस हो, 1 साल या 1 साल से कम हो, ठीक है ना। तो उस सूरत में क्या होगा आपका जो है ना जितना भी गेन आपको हासिल होगा ना, वो ऑल गेन, जितना भी ये गेन आपको हासिल होगा अगर आप उसको बेचते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, दैट ऑल गेन विल बी सब्जेक्टेड टू टैक्स, ठीक हो गया। ये आपका आ गया पहला जो ना केस आ गया, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। फिर आगे वो कहता है 3/4 वाला, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। वेयर द होल्डिंग पीरियड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड्स 1 ईयर बट डज नॉट एक्सीड 2 ईयर्स, यानी अगर होल्डिंग पीरियड का जो ना वो होल्डिंग पीरियड है वो क्या हो, 1 और 2 साल के दरमियान हो, ठीक है ना। 1 और 2 साल के दरमियान हो। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ क्या लिखे, द होल्डिंग पीरियड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड्स 1 ईयर, यानी 1 साल से ज़्यादा हो, बट डज नॉट एक्सीड 2 ईयर, यानी 2 साल से क्या हो, कम हो। यानी वो कहना चाहता है कि उसकी होल्डिंग पीरियड क्या हो, 1 से 2 साल के दरमियान हो। तो फिर क्या होगा, जो आपका जो है ना वो आपने टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, जितना आपका गेन आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या एक क्या गेन है, ठीक है ना, या मैं आपको लिख दूँ गेन है, ठीक है। वो क्या होगा, 3/4 क्या होगा, उनके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है डियर फ्रेंड। यही केस जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी है, ठीक है, बिल्कुल यही वाला केस, ठीक है।
3/4 मल्टीप्लाई होगा, जो भी अमाउंट आएगी उसके ऊपर क्या होगा, वो उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगेगा, दैट अमाउंट विल बी सब्जेक्टेड टू टैक्स। बिल्कुल बिल्कुल यही वाला एग्जांपल है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो मेरा हो गया दूसरा केस हो गया 3/4 वाला। मैं तीसरे एग्जाम्पल केस की तरफ जाता हूँ, ठीक है। डे स्टूडेंट वो कहते हैं कि वेयर द होल्डिंग पीरियड ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड्स 2 ईयर बट डज नॉट एक्सीड 3 ईयर, यानी वो कहता है अगर उसका होल्डिंग पीरियड क्या हो 2 से 3 साल के दरमियान हो, ठीक है, 2 से 3 साल के दरमियान हो, होल्डिंग पीरियड क्या हो, होल्डिंग पीरियड क्या हो 2 से 3 साल के दरमियान हो, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, जितना गेन आपको हासिल होगा उनके साथ क्या होगा 1/2 क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, और जो अमाउंट आपके पास जो है ना वो आएगी वो क्या होगा, इसी के ऊपर क्या होगा, वो टैक्स लगेगा, ठीक है। और इस तरह भी इसमें तो पूरा ही लगेगा, इसके ऊपर जितना भी गेन हासिल होगा वो पूरा क्या होगा, वो टैक्स लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम आ जाते हैं चौथे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा 3/4 जो मल्टीप्लाई होगा, जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगेगा, ठीक है। फिर हम चौथे एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं, चौथे सिचुएशन की तरफ आ जाते हैं। वो कहते हैं वेयर द होल्डिंग पीरियड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड्स 3 ईयर बट डज नॉट एक्सीड 4 ईयर, यानी वो कहना चाहता है कि इसकी क्या हो, जो होल्डिंग पीरियड क्या हो वो 3 से 4 साल के दरमियान हो, ठीक है ना। होल्डिंग पीरियड क्या हो 3 से 4 साल के दरमियान हो, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होगा, जितना भी गेन हासिल होगा उसको क्या होगा, उनको 1/4 के साथ क्या होगा वो मल्टीप्लाई किया जाएगा, और जो अमाउंट क्या होगा वो आएगी वो क्या होगा, इसके ऊपर क्या होगा वो टैक्स लगेगा, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। ये होगा आपका चौथा सिचुएशन। फिर पांचवी सिचुएशन में डियर स्टूडेंट वो कहता है वेयर द होल्डिंग पीरियड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड 4 ईयर, तो वो क्या होगा, अगर उसका होल्डिंग पीरियड क्या होगा, होल्डिंग पीरियड क्या होगा, वो HP में लिख दिया, ठीक है। होल्डिंग पीरियड वो अगर क्या हो 4 साल से ज़्यादा हो, ये क्या ग्रेटर है, ठीक है, ये ग्रेटर है, ठीक है ना, 4 साल से ज़्यादा हो होल्डिंग पीरियड, तो फिर क्या होगा उसके ऊपर जो है ना जो गेन आपको हासिल होगा, ठीक है ना, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या केस था, अगर आपके पास 1 साल से कम अर्सा हो तो फिर क्या होगा, जितना भी गेन आपको हासिल होगा वो क्या होगा, वो पूरे का पूरे इसके ऊपर जो है ना वो टैक्स लगेगा। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, अगर 4 साल से ज़्यादा आपका जो है ना कोई एसेट है, उसका होल्डिंग पीरियड 4 साल से ज़्यादा अरसा है, ठीक है, और आपने उसको बेच दिया है 4 साल के बाद आपको गेन हासिल हुआ, तो वो गेन क्या होगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना, ठीक है। तो ये जो 5 सिचुएशन है इसको आपने जो है ना वो याद रखना है, और आपके ऊपर जो है ना वो डायरेक्ट जो है ना वो MCQs भी जो है ना इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बड़े सिंपल अल्फाज मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर हम आ जाते हैं सब सेक्शन 4 की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। सब सेक्शन 4 वो कहते हैं कि फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग कंपोनेंट बी ऑफ द फार्मूला इन द सब सेक्शन 2, ठीक है ना, तो कहते हैं नो अमाउंट शेल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है। वो बी क्या था, वो कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही था, ठीक है, जो सब सेक्शन 2 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सब सेक्शन 2 की, तो यहाँ पर क्या था वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बी क्या था वो क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सॉरी कॉस्ट ऑफ द एसेट था, ठीक है। तो वो कहते हैं कि नो अमाउंट शेल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट फॉर एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द that is or may be deducted under any other provision of this chapter, ठीक है। अब देखो ये कौन सा चैप्टर है, ये है जो ना ये चैप्टर नंबर 3 हम जो ना वो पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर किसी और हेड ऑफ इनकम के तहत अगर आपको जो ना कोई एक्सपेंसेस या कोई आपको एक्सपेंडिचर हो जाते हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो एक्सपेंडिचर क्या होगी, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हिस्सा नहीं बनेंगे, ठीक है। पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा वो कहते हैं दैट इज रिफर्ड टू इन सेक्शन 21, ठीक है। तो डिस्ट्यून जो हमने 21 जो सेक्शन 21 में पढ़ा था वो कहते हैं कि इसके तहत आपको जो है ना जो भी एक्सपेंडिचर इस जो सेक्शन 21 है इसके तहत जो भी आपको एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हिस्सा नहीं बनेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने कोई कैपिटल एसेट खरीदा है, इसके ऊपर आपने क्या किया, आपने ना कैपिटल एसेट के ऊपर जो है ना वो जो आपने खरीदा है इसके ऊपर आपने कोई टैक्स पे कर दिया, ठीक है। अब वो जो टैक्स का पे करना क्या है वो आप जो है ना वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो कैपिटल एसेट का हिस्सा नहीं बना सकते, ठीक है। मैंने वैसे एग्जांपल दी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट फिर हम आ जाते हैं 4A की तरफ आ जाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। वो कहते हैं कि वेयर द कैपिटल एसेट बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन अंडर अ गिफ्ट, ठीक है। आपका जो है ना वो रिलेटिव क्या की है,
आपको जो है ना वो गिफ्ट कर देता है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी, कोई कैपिटल एसेट, ठीक हो गया, या कोई बीक्वेस्ट या विल की वजह से क्या होता है वो आपका जो है ना वो प्रॉपर्टी बन जाता है, वो कैपिटल एसेट नंबर 1 ये कंडीशन वो बताता है, ठीक है, ये चीज़ें साथ बताते हैं। बाई सक्सेशन इनहेरिटेंस की वजह से आपको जो है ना वो कैपिटल वो क्या होता है, आपको जो है ना वो कैपिटल एसेट आपको जो है ना वो मिल जाता है, ठीक है ना, मिरास की वजह से, ठीक है ना, डिवोल्यूशन, या आगे क्या है, आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एंड डिसोल्यूशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। डिफरेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है, वो पार्टनरशिप ही होती है, ठीक है, इसको कहते हैं AOP कहा जाता है, ठीक है, AOP ये क्या होता है, ये पार्टनरशिप ही होती है, ठीक है, पार्टनरशिप, ठीक है। तो वो कहते हैं अगर कोई पार्टनरशिप क्या हो जाती है, वो डिसॉल्व हो जाए, वो ख़त्म हो जाए और एसेट की जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट की जाए, ठीक है ना, और ऐसे में क्या होता है वो आपको जो है ना वो मिल जाते हैं, ठीक है ना। फिर वो क्या कहते हैं कि ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, अगर कोई कंपनी ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना, और जो एसेट्स है यानी एसेट किसको मिलती है, जो शेयर होल्डर होते हैं ना, इनको जो है ना वो एसेट जो है ना वो अगर वो मिल जाते हैं, ठीक है ना, और ऐसे में क्या होता है आपका कैपिटल एसेट क्या होता है, वो आपकी प्रॉपर्टी जो है ना वो बन जाती है, ठीक है। ये सारे सिचुएशन आपने इसने अपने सामने रखी है, ठीक है। आगे वो कहते हैं द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर और एक्विजिशन ऑफ द पर्सन बाय द पर्सन शैल बी ट्रीटेड टू बी द कॉस्ट ऑफ द एसेट। वो कहता है कि जिस डेट को आपको ये चीज़ें सारे जो आपको बताई है ना, गिफ्ट हो गया, रेट से मिल जाते हैं, इनहेरिटेंस की वजह से आपको कैपिटल एसेट मिल गया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन वो डिज़ार्व हो जाती है, उसकी वजह से आपको एसेट मिल जाते हैं, ठीक है ना, या लिक्विडेशन की वजह से आपको जो है ना वो एसेट मिलते हैं, ठीक है ना, अगर आपको कंपनी की शेयर होल्डर है। तो वो कहते हैं कि इसकी जिस डेट को जो है ना वो जो है ना वो आपको जो है ना वो ट्रांसफ़र की जाएगी, ठीक है ना, तो उस वक्त क्या होगी, इसकी उस वक्त उसकी जो मार्केट फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना, वही क्या होगी, वो आपकी जो है ना वो कॉस्ट ऑफ दी एसेट जो है ना वो ट्रीट की जाएगी, ठीक है। मैं वो दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जिस डेट को एसेट जो है ना वो कैपिटल एसेट आपको ट्रांसफ़र की जाएगी, तो इस वक्त द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ दी कैपिटल एसेट, तो उस वक्त जो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना, वही क्या होगी, वो इसकी वही उसकी क्या होगी, उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होगी, वो कंसिडर की जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, एक प्लॉट है, ठीक है, इसको आपने फादर ने क्या कि आपको जो है ना वो गिफ्ट किया है, ठीक है ना, ठीक है, लेकिन इसने ख़रीदा कब था, 1 दिसंबर 2021 को क्या कि इसने 50 लाख रुपए का इसने क्या किया, उसने उसको प्लॉट को ख़रीदा था, ठीक है। अब उसने क्या किया, मिसाल के तौर पर 2 दिसंबर 2020 को, ठीक है ना, 2022 में इसने क्या किया, वो 2 दिसंबर को इसने क्या किया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया, आपको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो जिस डेट को आपको जो ना वो उसने ट्रांसफ़र किया है, ठीक है ना, तो उस वक्त क्या थी, उसकी कीमत क्या थी, वो 60 लाख रुपया थी, ठीक है डेट से सब। तो वो कहते हैं ये जो अमाउंट होगी ना एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल एसेट, तो वो क्या होगी, वो कॉस्ट ऑफ दी, वो क्या होगी, वो कॉस्ट ऑफ दी एसेट क्या होगी, वो समझी जाएगी, ठीक है ना, जिस डेट को इसने आपको ट्रांसफ़र कर दी है, ठीक है ड्यूशन। तो ये समझाना चाहते हैं, वैसे मैंने एग्जांपल भी दी है, ठीक है। तो आपको कोई इशू अब नहीं होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में। अच्छा ड्यूशन, यहाँ पर वो आगे कहते हैं कि if the capital asset acquired through gift is disposed of within 2 years of the acquisition and commission is certified that asset gift is arrangement is a part of such tax avoidance scheme, then subsection 3 subsection 79 shall apply for the purpose of determining cost of asset। अब वो कहते हैं अगर आपको जो ना कोई जो ना कैपिटल एसेट आपको गिफ्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। अच्छा डिस्कशन इस तरह भी होता है ना कि गिफ्ट अगर कोई चीज़ इस तरह जो है ना वो टैक्स से अवॉइड करने के लिए, इस तरह होता है ना कि एक आपको जो ना किसी ने गिफ्ट कर दिए हैं, ठीक है ना, लेकिन वो टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए वो ये शो करते हैं कि हमने वो चीज़ आपको गिफ्ट कर दी है, लेकिन असल में क्या होता है, वो इसके अगेंस्ट इसने क्या की होती है, आपको पेमेंट की होती है, ठीक है। तो ये जो ना वो तरीके है जो ना वो टैक्स से अवॉइड करने के लिए कि आपको क्या करो, इसको एज ए गिफ्ट के तौर पर क्या करो, उसको शो करो, ठीक है। तो वो कहता है अगर कमिश्नर को जो ना वो पता चलता है कि वो क्या होते हैं, आपको जो ना वो गिफ्ट जो ट्रांसफ़र किया है वो क्या किसी टैक्स अवॉइडेंस स्कीम का हिस्सा है, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, इसको कास्ट को कैलकुलेट करने के लिए, उस एसेट की कास्ट को कैलकुलेट करने के लिए वो क्या होगा, जो सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 79 होगा वो फिर अप्लाई होगा जो उस एसेट की कास्ट को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है रेडिएशन। तो अब जो है ना सेक्शन 79 क्या ये हमारे जो ना यहाँ पर स्कोप से जो है ना वो बाहर है, ठीक है ना, वो हमारा यहाँ पर डिस्कस जो हमारे सिलेबस करनी है, ठीक है। तो मैंने वैसे ये एडिशनल चीज़ जो है ना वो बता दी, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डेट सुन, फिर हम जो है ना वो आगे जो है ना वो बढ़ते हैं, ठीक है ना। हम आ जाते हैं सेक्शन 37 से, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है, ये
37A, ठीक है ना, वो कहते हैं कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है। अब इसने क्या कि आगे जो है ना उसने डिफाइन किया कि सिक्योरिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती है, ठीक है ना। ये क्या है, सेक्शन 37 जो 37A है उसका सब सेक्शन कौन सा है, 3 है, ठीक है ना, सब सेक्शन 3 है। वहाँ पर इसने क्या कि सिक्योरिटीज़ को डिफाइन किया है, क्या है, फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन सिक्योरिटी मीन्स द शेयर ऑफ ए पब्लिक कंपनी वाउचर ऑफ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन, इसको आपने याद रखना है। मुदारबा सर्टिफिकेट होती है, ये मुदारफा क्या चीज़ होती है, ये इस्लामिक बैंकिंग का जो फाइनेंस उसका एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पर नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि यह ना वो हमारे वो सिलेबस का वो यहाँ पर क्लास का जो वो एजेंडा नहीं है, ठीक है ना। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल यानी डेट इंस्ट्रूमेंट है या क्या कोई डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना। ये सारे क्या चीज़ है, डेरिवेटिव्स क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। ये सारे का फाइनेंस के जो वो टॉपिक्स हैं, हमने जो है सिर्फ एमसीक्यूज क्लास से जो उसको तैयार करने हैं, ठीक है डियर। तो वो कहते हैं कि सारे के सारे क्या होते हैं सिक्योरिटीज़ में, क्या जो मैंने आपको नाम लिए हैं वो क्या है, वो सारे क्या होते हैं उसको सिक्योरिटी में क्या होते हैं वो कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो आपने इसको जो है ना वो याद रखना है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि द कैपिटल वो 37A कहते हैं सेक्शन द कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी अदर देन गेन दैट इज एक्टिव फ्रॉम टैक्स ऑन दिस आर्टिकल शैल बी चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इसके ऊपर जो है ना वो अगर आपको जो है कि अगर आप सिक्योरिटी आप डिस्पोज ऑफ करते हैं उसको बेचते हैं उसके ऊपर आपको गेन हासिल होता है, तो उसके ऊपर जो है ना किस रेट के हिसाब से आपको जो है ना वो टैक्स लगेगा, ठीक है ना। तो क्या वो जो इसका जो रेट है, ठीक है ना, वो फर्स्ट शेड्यूल में आपका जो है ना वो गिवन है, ठीक है। अगर आपने किस आप जो है ना किसी जो सिक्योरिटी है उसको हम ना उसको बेचते हैं, ठीक है। अब सिक्योरिटी क्या चीज़ है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन सी है, ठीक है। वो कहते हैं प्रोवाइडेड दैट दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी। इसको आपने याद रखना है कि ये क्या होगा, जो सेक्शन 37A है वो बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। फिर आगे वो कहते हैं 1A कहता है कि द गेन अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल ऑफ सिक्योरिटी बाय पर्सन शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डिंग विद द फॉलोइंग फार्मूला, ठीक है। तो वो क्या होगा, इस फार्मूले से क्या होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। पिछले मैंने गेन आपको बताया ना, ये वाला गेन मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। वो क्या था, वो कैपिटल एसेट की सूरत में था, ठीक है ना। यहाँ पर इसने सिक्योरिटी के लिए जाना वो लिखा है, ठीक है। यहाँ पर A-B है, तो यहाँ पर ए क्या होगा, बिल्कुल वही इसका वही तरीका है जो कैपिटल एसेट का था, ठीक है। इज द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द पर्सन ऑन द डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी एंड बी इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। तो उसको आप फार्मूले को आपने जाना वो याद रखना कि ए से क्या मतलब है, बी से क्या जाना वो क्या मतलब है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो वो क्या कहते हैं, वो होल्डिंग पीरियड को यहाँ पर क्या करते हैं, आगे जो सब सेक्शन 2 है द होल्डिंग पीरियड ऑफ सिक्योरिटी, वो कहते हैं जो सिक्योरिटी का जो होल्डिंग पीरियड है वो इसको डिफाइन करता है। वो कहते हैं द डेट ऑफ एक्विजिशन, इसको आपने याद रखना, डेट ऑफ एक्विजिशन टू द डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ सच सिक्योरिटी, यानी जिस डेट को आपने एक्वायर किया था और जिस डेट को आप बेच रही हैं, तो उसके दरमियान में जितना भी टाइम होगा वो क्या होगा, वो आपका होल्डिंग पीरियड क्या होगा, वो आपका कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने सिर्फ क्या किया, होल्डिंग पीरियड को फॉर सिक्योरिटी वो इसने क्या किया, डिफाइन किया है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। फिर आगे वो आ जाती हैं 3A, 3 तो हमने पढ़ लिया कि सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है। 3A क्या होता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन डेट सिक्योरिटीज़, ठीक है, डेट सिक्योरिटीज़। अब जो डेट सिक्योरिटीज़ वो होती है ना जो आपने उसको बेचते हैं, ये क्या है आपको जो ना अपने फाइनेंस को जनरेट करने के लिए, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर बॉन्ड हो गए, यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पर बताती है ना वो आप बेचते हैं, किस लिए बेचते हैं, कोई कंपनी है या गवर्नमेंट भी इसको बेचती है, ठीक है ना, ताकि अपने फाइनेंस को जनरेट करने के लिए, कि इसको कहते हैं इसको डेट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसके जरूर क्या कहते हैं आप जो ना उसको बेचते हैं और अपना क्या कहते हैं अपना जो ना वो फाइनेंस जनरेट करते हैं, ठीक है। तो डेट सिक्योरिटीज़ को ना वो इसने क्या किया, उसको सारा क्या किया, उसको डिफाइन किया, ठीक है। तो आपने इसको जाना खुद जाना वो पढ़ना है, ठीक है ना, उसको जाना वो याद रखना है। ये सारे के सारे जो नाम लिखे ना, डेट सिक्योरिटीज़, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, सक्सेस सर्टिफिकेट, शरिया कंप्लाइंट बॉन्ड्स हो गया, ठीक है ना। ये सारे क्या है वो डेट सिक्योरिटीज़ है और वो इशू की जाती है ताकि क्या हो फाइनेंस को जनरेट किया जा सके, ठीक है। तो वो आपने खुद जाना इसको जाना वो पढ़ना है, इसको जाना आपने याद रखना है। ये सारे जो फाइनेंस में हम पढ़ते हैं ना, ये सारे टर्मिनोलॉजीज वहाँ पर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो चूँकि मैं यहाँ पर फाइनेंस नहीं पढ़ा रहा तो मैं डिटेल में जाना वो नहीं जाऊँगा, इसको आपने ना वो खुद जो है ना वो पढ़ना है, ठीक है, कि डेट सिक्योरिटीज़ में जाना वो क्या क्या चीज़ आती है। बस एक जाना वो जाना वो इसको ओवरलुक जाना वो एक तरफ अपने देना है, ठीक है, ऊपर से आपने देखना है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। फिर हम आ जाते हैं 5 की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, सब सेक्शन 5 जो कि MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अच्छा डियर स्टूडेंट, वो कहते हैं सब सेक्शन 5 कहता है नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस ऑर्डिनेंस व्हेन अ पर्सन सस्टेन्स अ लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी इन अ टैक्स ईयर द लॉस शैल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द गेन ऑफ द पर्सन फ्रॉम एनी अदर सिक्योरिटी चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस सेक्शन। अब डियर स्टूडेंट वो कहते हैं कि अगर आपको कोई आपकी सिक्योरिटी है, ठीक है, आपने उसको बेच दिए हैं, इसकी वजह से आपको कोई लॉस हासिल हुआ है, ठीक है ना, नंबर 1
ये एक सिक्योरिटी है, ठीक है ना, ये कोई एक सिक्योरिटी है, ठीक है ना। आपके पास कोई और सिक्योरिटी है, ठीक है ना, उसको आपने क्या किया, उसको आपने बेचा है, उसके ऊपर आपको क्या होगा, मुनाफा आपको हासिल हुआ। आपके पास एक सिक्योरिटी थी, ठीक हो गया, उसको आपने बेचा है, उसके ऊपर जो है आपको लॉस हासिल हुआ है। आपके पास कोई और सिक्योरिटी थी, उसको आपने बेचा है, उसके ऊपर आपको जो है वो गेन हासिल हुआ है, ठीक है। तो वो क्या होगा कि क्या किया, वो कहते हैं कि इस लॉस को से जो सिक्योरिटी, अब दोनों क्या है, सिक्योरिटी ही है ना, दोनों क्या है, सिक्योरिटी ही है। एक के ऊपर आपको लॉस हासिल हुआ है, एक आपके ऊपर आपको गेन हासिल हुआ है। तो वो क्या होगा, इनके ऊपर जो गेन हासिल हुआ है ना, इसको क्या किया जाएगा, उनको एडजस्ट किया जाएगा, लॉस को उसी उसी सिक्योरिटी के गेन से क्या होगा, वो एडजस्ट किया जाएगा। और फिर वो कहते हैं नो लॉस शैल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर। और वो जो लॉस आपको हासिल हुआ है ना, ये क्या होता है, आप किसी और नेक्स्ट ईयर क्या कर सकते हैं, आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, तो उस सूरत में क्या होगा, ठीक है। अब देखो डियर, ये क्या हुआ अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर आगे वो कहते हैं कि सबसे प्रोवाइडेड दैट सो मच ऑफ द, या आगे प्रोवाइडेड दैट सो मच ऑफ द लॉस सस्टेन्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी इन टैक्स ईयर एंड ऑनवर्ड, आपको इतना ज़्यादा लॉस हुआ है and onward that has not been offset against the gain of the person of disposable of securities chargeable to tax on the disposition shall be carried forward the following tax year and set off only against the gain of the person from the disposal of securities chargeable to tax under this section, but no loss shall be carried forward to more than 3 tax years। अब इसको समझिए, ठीक है, मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आपके पास पहले सिक्योरिटी थी, उसको आपने बेचा है, आपके ऊपर जो है आपको लॉस हुआ है। आपके पास दूसरी सिक्योरिटी थी, ठीक है, उसको आपने बेचा है, उसके ऊपर आपको लॉस हासिल हुआ है, कितने का, सॉरी, आपको इसके ऊपर सेकंड सिक्योरिटी के ऊपर आपको जो है गेन हासिल हुआ, वो गेन कितने का हासिल हुआ है, 1 लाख रुपये का हासिल हुआ है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। अब लॉस कितना हुआ है, 50,000 रुपये का हुआ है, गेन कितने का हुआ है, 1 लाख रुपये का हुआ है। तो जाहिर है क्या होगा, गेन क्या होगा, आप उसमें से एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट का मतलब ये उसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि आपको लॉस इतना ज़्यादा हुआ है कि वो गेन में से उसकी एडजस्टमेंट नहीं हो पाई। क्या कहना चाहता है, मिसाल के तौर पर वो ये कहना चाहता है, इसको आप रिवर्स कर दे। वो कहते हैं कि अगर आपको लॉस, आपको क्या हुआ, आपको लॉस आपको हासिल हुआ है सिक्योरिटी की बेच के, 1 लाख रुपए का आपको लॉस हासिल हुआ है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और आपको जो है ना वो किसी और सिक्योरिटी को आपको बेच के उसके ऊपर आपको लॉस जो है ना, आपको जो सॉरी गेन आपको हासिल हुआ है, गेन वो क्या है, वो 50,000 रुपये है। अब ये क्या है कि लॉस इतना ज़्यादा हासिल हुआ है कि वो क्या है, गेन से क्या है, वो ज़्यादा है, यानी वो क्या है, गेन में एडजस्टमेंट आप उसकी नहीं कर सकते। तो फिर क्या होगा, देखो क्या होगा, आप जो है ना 1 लाख में से 50,000 क्या किए, 50,000, यानी आपने क्या किया, गेन में से आपने क्या की, एडजस्टमेंट कितनी कर सकी, आप जो है ना 50,000 रुपये की एडजस्टमेंट कर सकी। बाकी आपका क्या होगा, यानी आपका क्या होगा, 50,000 रुपये फिर भी आपका जो है ना वो रह गया, फिर भी आपका लॉस रह गया है, ठीक है। यानी आपको लॉस को एडजस्टमेंट करने के बावजूद भी आपका जो है ना वो लॉस ही रह गया। यहाँ पर क्या था, लॉस आपका कम था, गेन आपका ज़्यादा था, तो पूरे का पूरा लॉस क्या हुआ, वो क्या होगा, वो इसमें से एडजस्टमेंट इसकी हो गई, वो पूरी का लॉस क्या होगा, पूरे का पूरा एब्जॉर्ब हो गया गेन में। लेकिन यहाँ पर लॉस इतना ज़्यादा कि पूरा वो गेन में एब्जॉर्ब नहीं हो पा सका। तो उस सूरत में क्या होगा, आपके पास फिर भी लॉस रह गया। तो वो कहते हैं कि ये जो लॉस आपके पास रह गया ना, इसको आप क्या कर सकते हैं, आप जो है ना वो 3 ईयर तक क्या कर सकते हैं, उसको आप जो है ना आगे क्या कर सकते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसको 3 ईयर्स तक आगे क्या कर सकते हैं, उनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। किस केस में, अगर आपको लॉस इतना ज़्यादा हुआ है कि वो गेन में से एडजस्टमेंट उसकी नहीं हो पाई, या दूसरे अल्फाज में आपका लॉस ज़्यादा है, गेन कम है, तो फिर आपके पास जो है ना वो गेन, लॉस को जितना भी गेन आपके पास रह गया है उसमें से एडजस्टमेंट करके जो आपको लॉस जो है ना वो रह गया है, उस लॉस को आप जो है ना वो अगले 3 साल तक क्या कर सकते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये कहना चाहते हैं, मैं आपको एग्जांपल दी है, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ना ये समझ आ गया होगा ये पॉइंट। डियर स्टूडेंट, आप चीज़ जो है ना एक चीज़ में कंफ्यूज होंगे ना, वो कन्फ्यूजन मैं भी जो है ना वो इसमें दूर कर देता हूँ, ठीक है ना। वो कहते हैं कि नो लॉस शैल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर, ठीक है ना। अच्छा डियर स्टूडेंट, वो यहाँ पर कहते हैं कि लॉस को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन जो आगे में वो कह रहे हैं कि जो है ना वो आप जो है ना वो 3 ईयर्स तक आप क्या कर सकते हैं,
जो है ना वो ट्रांसफ़र जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो है ना ये इसमें बता दूँ, ठीक है, इसमें डिफरेंस बता दूँ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट वो कहते हैं कि अगर आपको जो है ना वो लॉस हुआ है तो उसी साल की गेन के साथ क्या कर सकते हैं, आप उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि आपके पास गेन आया है, आप कहते हैं कि नहीं मैं इस साल की बात करूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये क्या है 2021 है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये 5,000 रुपये जो 50,000 रुपये मुझे लॉस हुआ है, ये क्या कर मैं अगले से ना वो साल क्या कर सकता हूँ, मैं इसको जो है ना वो ट्रांसफ़र कर दूँगा, ठीक है, या आगे उसको कैरी फॉरवर्ड कर दूँगा। नो, वो कहता है अगर आपको गेन हासिल हुआ है, लॉस हासिल हुआ है, और लॉस क्या होता है, गेन में से क्या होता है वो अब्ज़ॉर्ब हो सकता है, तो फिर क्या करो, उसमें से क्या करो, उसमें से माइनस कर दो, ठीक है। अब जो इस केस में थी ना, उस केस में क्या थी जिसमें आपने कहा था कि 3 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उस केस में ये था कि लॉस इतना ज़्यादा हो गया था कि उसको जो है ना वो आप गेन में से पूरे का पूरे आपको जो है ना वो एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाए। देखिए 1 लाख लॉस कितने, 1 लाख है, गेन कितना हुआ, 50,000 हुआ। तो क्या हुआ, लॉस पूरे का पूरा गेन में एब्ज़ॉर्ब नहीं हो सका। इसलिए जो आपने ना गेन में से लॉस को माइनस करके फिर भी आपके पास जो लॉस रह गया ना, ये क्या कर वो कहते हैं कि इसको 3 कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं था, लॉस जो है ना वो क्या हुआ, वो पूरे का पूरा एब्जॉर्ब हो सकता था गेन में, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, अगर लॉस पूरे का पूरा गेन में एब्जॉर्ब हो सकते हैं तो आप उसी साल क्या होगा, उस साल के गेन के साथ क्या करेंगे, उसमें से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये जो 50,000 रुपये है इसको मैं इस साल उसकी एडजस्टमेंट नहीं करवाता, इसमें डिडक्शन नहीं करवाता, माइनस नहीं करवाता प्रॉफिट में से, मैं किसी और साल जो है ना वो करवा दूंगा। नो, इस तरह नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने दोनों का डिफरेंस भी बता दिया है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो डियर स्टूडेंट, फिर हम जो है ना सेक्शन 38 से 38 की तरफ आ जाते हैं। ओके, डिडक्शन ऑफ लॉसेज इन कंप्यूटिंग द अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स है, ठीक है। वो कहते हैं कि सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस इन कंप्यूटिंग द अमाउंट ऑफ ए पर्सन चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन फॉर ए टैक्स ईयर, अ डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय द पर्सन इन द ईयर। जिसमें वो कहते हैं अगर आप जो है वो कैपिटल एसेट कोई बेचते हैं, उसके ऊपर जो है आपको कोई लॉस होता है, तो वो लॉस क्या होता है, आप जो है ना वो इसकी एडजस्टमेंट का उसकी जो है ना वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, या उसको क्या कर सकते हैं, उनको आप जो है ना वो डिडक्शन उसकी क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शन किससे करेंगे, ज़ाहिर आप जो है आपके पास जो है ना अगर आपके पास जो है ना वो प्रॉफिट जो है ना वो उसके ऊपर जो है ना वो हासिल हुआ है, तो आप जो है ना उसी में से जो है ना वो अपना जो है ना वो लॉस क्या करेंगे, उसमें से डिडक्ट जो है ना वो करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लॉस हासिल हुआ है तो लॉस को आप जो है ना माइनस या उसको डिडक्शन आपको जो है ना वो अलाउड है। अगर आपको कैपिटल एसेट के ऊपर डिस्पोजल आप उसको बेचते हैं, उसके ऊपर आपको लॉस हासिल होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये तो हो गया पहला पॉइंट। वो कहते हैं कि नो लॉस शैल बी डिडक्टेड अंडर दिस सेक्शन ऑन द डिस्पोजल ऑफ ए कैपिटल एसेट वेयर, इसको जहन में रखिए, इसको जहन खोल के कान खोल के सुन लीजिएगा। वेयर अ गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सच एसेट वुड नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स। अब डियर स्टूडेंट मैं आपको समझाता हूँ ये कहना क्या चाहता है। डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट है, उसका होल्डिंग पीरियड 4 साल से ज़्यादा है, तो उसके ऊपर जो गेन आपको हासिल होगा तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना। ये तो एक चीज़ मैंने आपको जो ना वो बड़ी क्लियर कट जो ना मैंने आपको बता दी, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं सिमिलर इसी तरह इसी एसेट के ऊपर अगर आप उसको बेचते हैं, यानी उसकी 4 साल से ज़्यादा है, ठीक है, होल्डिंग पीरियड, उसको आपको बेचते हैं और उसके ऊपर आपको लॉस हासिल हुआ है ना, तो वो लॉस क्या होगा, उसकी आप जो है ना वो एडजस्टमेंट या डिडक्शन क्या होता है, उसकी आप जो है ना वो क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। इसको आप जो है ना वो जहन में जो है ना अपने रखिएगा, ठीक है। वो कहता क्या है, नो लॉस शेल बी डिडक्टेड अंडर दिस सेक्शन ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल से वेयर अ गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सच वुड नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स। तो मैंने कहा था किसका गेन जो है ना वो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगना, जिसका जो है ना वो ऐसे कैपिटल एसेट जिसका होल्डिंग पीरियड क्या हो वो 4 साल से ज़्यादा हो, ठीक है। तो इन केस अगर आपको जो है ना गेन हासिल होता है तो आपको जो है ना कोई कैपिटल कोई क्या होगा, कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वही एसेट जिसका होल्डिंग पीरियड 4 साल से ज़्यादा हो, आप उसको बेचते हैं, उसके ऊपर आपको लॉस हासिल होता है, तो वो लॉस की क्या होगी, उसकी एडजस्टमेंट आप जो है ना वो क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ना ये समझ आ गया होगा। मैं इसमें जो है ना वो डिफरेंस आपको बता दूं, आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। वो कहते हैं कि इस सूरत में क्या है, था आपको जो है ना वो लॉस के ऊपर डिडक्शन था, लेकिन इस सूरत में ठीक है ना, ये जो सब सेक्शन 2 ने यहाँ पर क्या था, लॉस के ऊपर आपको डिडक्शन आपको अलाउड नहीं था लॉस की। तो डिस्टून इस सूरत में मैं आपको बता दूँ, ठीक है। अब डिस्टून मैंने आपको बताया, ठीक है, कि कुछ ऐसे कैपिटल एसेट होंगी जिसकी होल्डिंग पीरियड क्या होगी, लेस देन जो है ना वो 1 साल होगी, ठीक है।
कुछ होल्डिंग पीरियड कुछ एसेट होंगे जिसकी 1 से 2 साल होगी होल्डिंग पीरियड जिसकी होगी, कुछ होगी जिसकी 2 से 3 साल होगी और कुछ होंगे जिसके 3 से 4 साल होंगे, ठीक है। अब जो मैंने जो 3-4 टाइप्स मैंने बता दी, ठीक है, ये 1 से लेकर 4 तक। ऐसे सिक्योरिटीज़ को अगर आप बेचते हैं, ठीक है, उनको बेचते हैं, उनको ऊपर आपको लॉस हासिल हुआ है, तो फिर क्या होगा, जो आपको लॉस हासिल हुआ है उसकी आप जो है ना वो डिडक्शन या क्या कह सकते हैं उनकी जो है ना वो एडजस्टमेंट आप जो है ना वो माइनस कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट साहब। ये तो पहली बात हुई, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट ये जो दूसरी बात है ना, ये इसमें क्या था, लॉस की एडजस्टमेंट की थी वो अलाउड थी, लेकिन यहाँ पर क्या था, उनकी लॉस की एडजस्टमेंट अलाउड होती थी, वो किस सूरत में, ये वाला जो केस था ना, वो फिफ्थ वाला केस, वो इनके साथ जो है ना वो सेक्शन डील करता है। इसको समझे, नो लॉस शैल बी डिडक्टेड वेयर अ गेन ऑन अ डिस्पोजल ऑफ सच एसेट वुड नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स, यानी जिसके ऊपर आपको गेन हासिल हुआ है ऐसी एसेट को, उसके ऊपर जो है ना वो टैक्स जो है ना वो टैक्स आप चार्ज नहीं कर सकते। वो कौन सा एसेट है, वो कैपिटल एसेट वो ली है जिसकी जिसकी जो है ना वो होल्डिंग पीरियड 4 साल से ज़्यादा है, ठीक है। तो जिस तरह आपकी गेन के ऊपर आप जो है ना वो टैक्स को आप ऊपर जो है ना गेन के ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा, इसी तरह उसी एसेट की, यानी जिसकी 4 साल ज़्यादा हो उसको आप बेचते हैं, उसके ऊपर आपको लॉस हासिल हुआ है, तो फिर उस सूरत में क्या, उस लॉस की क्या होगी, एडजस्टमेंट आप जो है ना वो या इसकी डिडक्शन आप नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि बाकी क्या सकते हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया 1 से लेकर 3, उसकी आप जो है ना वो लॉस की एडजस्टमेंट या जो उसकी डिडक्शन आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है, अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर किसी साल को आपको जो है ना वो प्रॉफिट हासिल हुआ है, ठीक है डियर फ्रेंड, अगर उसी साल आपको प्रॉफिट हासिल हुआ है, ठीक है डियर फ्रेंड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ना ये जो डिफरेंस है ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए सुनिए, ये आगे वो सब सेक्शन 3 कहते हैं कि लॉस अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट, वो अगर आप कैपिटल एसेट बेचते हैं उसके ऊपर आपको लॉस आता है तो फार्मूला क्या है, ये ऑलरेडी मैं जो आपको यहाँ वो पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। ये कैपिटल गेन के साथ क्या किया है मैंने, यहाँ पर सारा लॉस का फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने अगर आपको लॉस हासिल हुआ है, कैपिटल गेन को आप डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो फिर उसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। फिर डियर स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कहते हैं कि नो लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस ऑन द डिस्पोजल ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल एसेट। वो कहते हैं कि अगर आप ये सारे जो नाम बताए हैं, ठीक है, एफ तक, ए से लेकर एफ तक, वो कहते हैं अगर आपको जो है ना उसको बेचते हैं, ठीक है ना, और आपको जो है ना ये सारे क्या है कि कैपिटल एसेट्स है, ठीक है, ये क्या है, ये सारे क्या है मूवेबल कैपिटल, ऐसे कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये क्या है आपकी कैपिटल एसेट है। वो कहता है अगर आप उनको बेचते हैं और आपको जो है ना कोई लॉस हासिल, आपको जो है ना कोई लॉस हासिल होता है, तो उस लॉस की क्या हो सकता है, उनकी कोई एडजस्टमेंट या डिडक्शन आप जो है ना वो क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको अपने जो है ना वो जहन में रखना कि किन किन के जो है ना वो जो कैपिटल एसेट है इनकी जो है ना वो आपकी लॉस की एडजस्टमेंट या डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, तो उसको अपने सारे क्या करना है उसको जहन में जो है ना वो रखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ना वो वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि मैंने भरपूर कोशिश की है कि आपको जो है ना वो अच्छी से अच्छी और सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है ना आपको जो है ना वो ये चीज़ जो है ना वो समझा सकूँ, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो है ना लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह जो जो चीज़ें रह गई कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, इसको हम बाकी लेक्चर में इसको हम कवर करते जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।